मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर ली थी अपन ने, उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या था? P ऑफ E बाई F। बोलो मतलब इसका इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF होता है PE बाई F। तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या आ जाएगी? PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू आ जाएगी PF इंटू P ऑफ E बाई F। वापस PF बाई E का मतलब क्या हो जाएगा? P ऑफ F बाई E का मतलब हो जाएगा P ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन PE। तो F इंटरसेक्शन E लिखूं या E इंटरसेक्शन F, एक ही बात है। तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या आ जाएगी? PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू आ जाएगी PE इंटू P ऑफ F बाई E। ये जो चीज लिखी है ना मैंने, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्यों? इसमें दो चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना भाई। इसका मतलब यह है कि F हो चुका है, F के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी। PE इंटरसेक्शन F का मतलब है, PE इंटरसेक्शन F का मतलब है F हो चुका है, F के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी। PE इंटरसेक्शन F का मतलब है E हो चुका है, E के होने के बाद F के होने की कुछ भी लिख दे, मान लो P ऑफ A इंटरसेक्शन B। या तो तुम इसको क्या लिखोगे? A हो चुका है, A के होने के बाद B के होने की प्रोबेबिलिटी। या क्या लिख सकते हो? B हो चुका है, B के होने के बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी। कोई तीन चीज है मान लो, ऐसा बोल दूं मैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दो का इंटरसेक्शन का मतलब तुम्हें पता है, क्या मतलब है? एक हो चुका है, एक के होने के बाद दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी। आज तीन का इंटरसेक्शन है। A हो चुका है, अब A के होने के बाद B के होने की, अब A और B दोनों के होने के बाद C के होने की प्रोबेबिलिटी। बुक या पेपर में ऐसा भी लिखा सकता है, देखना, PABC लिखा सकता है। PABC का मतलब यही है। क्या क्या लिखूं? A हो चुका है, A के होने के बाद B के होने की प्रोबेबिलिटी, A और B दोनों के होने के बाद C के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा भी लिखा सकता है, A इंटरसेक्शन B को A भी लिख सकता है। चार इंटरसेक्शन आ जाए, चार। एक बार A, फिर A के बाद B, फिर AB के बाद C, फिर ABC के बाद D। समझ गया क्या? तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई चलती रहेगी। इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो, एन अर्न, अर्न मतलब कलश, है ना। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। एक अर्न है जिसमें 10 तो ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। तो देखो भाई, 10 तो है ब्लैक बॉल और 5 है व्हाइट बॉल। तो एक अर्न है, इसमें 10 तो है ब्लैक बॉल और 5 है व्हाइट बॉल। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। उस कलश से कितनी बॉल निकाली गई? 2। 1 आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली, 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाल लिया वो वापस नहीं रखा है। सीधी सी बात ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल ब्लैक हो? पहली बॉल ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ प्रिंसी। फर्स्ट बॉल ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/50। पहली बॉल ब्लैक नहीं, ऐसे बताएंगे नॉर्मल, एक बार काटो मत। 10/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, पहली ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 10/15। 10 है ब्लैक बॉल, टोटल है 15। तो पहली ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 10/15। पहली बॉल ब्लैक निकालने के बाद दूसरी ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 9/14, क्योंकि एक तो निकाल चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहा हूं, पहली ब्लैक बॉल निकालने के बाद दूसरी भी ब्लैक बॉल ही निकालनी है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्लैक बॉल ड्रॉन। अब पहली गेंद ब्लैक है, उसके बाद दूसरी भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। पहली गेंद ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/15। फिर से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी
9/14। तो अपना आंसर ये है, इसका ये पूछ रहे हैं ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 90, ये काट दो इसको, 6 3/7 अपना आंसर है। क्वेश्चन का आंसर दो वापस। 1/1, वन आफ्टर द अनदर, जब भी तुम कोई चीज ड्रॉ कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन लगेगी। मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का। पहली ब्लैक बॉल, दूसरी ब्लैक बॉल, तीसरी व्हाइट बॉल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बोलो। फर्स्ट ब्लैक बॉल 10/15, अगली भी ब्लैक बॉल, अगली व्हाइट बॉल 5/13 होगा। अगली फिर से ब्लैक बॉल 8/12, फिर व्हाइट बॉल 4/11। ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वन आफ्टर द अनदर काम हो रहा है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। इसमें डाउट है तो पूछो, नहीं उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 2 कार्ड निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। 52 पत्तों की ताश में से 3 कार्ड निकाले गए सक्सेसिवली। सक्सेसिवली मतलब लगातार निकाले पर एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्वेश्चन है जब भी ऐसी फीलिंग आ जाए वन आफ्टर अनदर या सक्सेसिवली, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स? पहले 2 कार्ड क्या है? किंग। और थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, मतलब पहला कार्ड किंग, दूसरा कार्ड भी किंग और तीसरा कार्ड एक्का। इसका मतलब अभी समझाया था मैंने कि पहला कार्ड किंग, फिर पहला किंग होने के बाद दूसरा भी किंग, फिर दोनों किंग होने के बाद एक का निकालने की प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई, सबसे पहले किंग निकाला, किंग कितने? 4, टोटल कितने? 52। तो पहला पता किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52। उसके बाद फिर से किंग निकालने की, तो अब किंग 3 बचे क्योंकि एक तो निकाल चुके हैं, तो अब 3/51। फिर एक का निकालने की, तो एक के तो 4 ही पड़े हैं और पत्ते इस पर कितने? 50 है, 4/50। वापस बोल रहा हूं, पहला पत्ता किंग निकाला तो पूरे ताश में 4 ही किंग है आफ्टर टोटल 52। उसके बाद एक पत्ता फिर से किंग निकाल लिया 3/51, एक का निकाल लिया 4/50, एक और किंग निकाल लिया, मान लो 2/49। गुलाम जैक जैक 4/48। समझ लो क्या? ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो अभी इसका आंसर क्या आ रहा है? तो 2 से 2 दूनी 4, 25 बार, 2 से 13 पूरा जा रहा है, 4 से ये जा रहा है क्या? 4 से 13 कितनी बार? 13 चौक 52 हो गया, 3 से 51 17 बार। इनको गुणा कराओ, ये आएगा 2/5525। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से कम होता है, ये लेस देन 1 है कि नहीं है? नोट करो। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? ऐसे 2 इवेंट के एक के होने से दूसरे को अफेक्ट ना पड़े, है ना। E and F are 2 events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of other. Such events are called independent. एक पढ़ा था मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, याद करो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा? P of A इंटरसेक्शन B बराबर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला बोलो, P इंटरसेक्शन B। A हो चुका है और A के होने के बाद B के होने की इंडिपेंडेंट इवेंट कहता है A हो चाहे ना हो, B को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब P A इंटरसेक्शन B, A हो चुका है, A का होना और नहीं होना B को फर्क नहीं पड़ता, मतलब B के होने की प्रोबेबिलिटी होगी। एक तो होता है A के होने के बाद B के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब B को फर्क पड़ रहा है। A का A हो चाहे ना हो,
बी की प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी हो या ए के ना होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। आज समझ में आई बात जो उस दिन पहले बताई थी, इसको वापस डिस्कस करेंगे। अब तीन चीज आ जाएगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मल्टीप्लीकेशन कहती है ए हो चुका है, ए के होने के बाद बी, ए और बी दोनों के होने के बाद सी। पर इंडिपेंडेंट कहता है कि ए हो चुका है, उसके बाद ए के होने के बाद बी का होना, तो बी को फर्क नहीं पड़ता ए हो चाहे ना हो, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी और सी के होने की प्रोबेबिलिटी। कुल मिला के अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है, या पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर आता है, मतलब वो कौन सी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में कंफ्यूज मत होना। इंडिपेंडेंट में दो चीजें कॉमन आ सकती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जीरो ही होता है। मतलब उनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये कहता है, सुनना बात को, कि अगर एक डाइस को थ्रो किया है, एक डाइस को उछाला, अगर इवन आ चुका है तो फिर ऑड नहीं आएगा। पर इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है, दो डाइस उछाल दो, इसमें इवन आ रहा है, इसमें भी इवन आ सकता है, पर इसमें इवन आना उसको अफेक्ट नहीं करता। इसमें इवन आ रहा है तो वो इवन आए ऑड आए वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट के एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। जैसे अभी ताश का सवाल किया था, पहला बादशाह निकाल लिया, दूसरा बादशाह अफेक्ट हो रहा है क्योंकि पहला निकाल लिया तुमने। पहला बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4 बटा, अब दूसरे को होना पड़ेगा इफेक्ट, वो 3/51 ही हो सकता है। पर यही कोई दूसरी ताश ले लो, अफेक्ट नहीं होगी। इस ताश की प्रोबेबिलिटी इस ताश पर थोड़ी अफेक्ट होगी। तो ये है इंडिपेंडेंट में फर्क और डिपेंडेंट में फर्क, ठीक है क्या? तो इंडिपेंडेंट में मान लो एक ताश से निकाली तुमने, बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरे की भी 4/52 ही होगी, 3/51 कैसे हो सकती है, ठीक है क्या? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में कुछ भी डाउट है तो पूछो भाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो, इंडिपेंडेंट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी, कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार देखें क्या है। अ डाइस इज थ्रोन, मतलब सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ये लो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। इफ ई इज द इवेंट, ई एक इवेंट है, द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ई में क्या क्या आएगा स्नेहा? नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का है 3 और 6। एफ का इवेंट, द नंबर अपियरिंग इज इवन 2 4 6। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ 6। पूछ रहा है कि यार फाइंड ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आनी चाहिए? पीई इंटू पी एफ के। ई इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? टोटल 6। पीई 2/6, पी एफ 3/6। 3 से 6 कितनी बार? 2। 2 से 1/6 बराबर 1/6। पी ई इंटरसेक्शन एफ पी इंटू पी एफ के बराबर आ रहा है, दोनों 1/6 आ रहा है। इसका मतलब ई और एफ क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से ऊपर देखो। इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सुनना ध्यान से। एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अनबायस्ड का मतलब अपने वाला ही पासा है, वो सही पासा है, बायस्ड नहीं है वो। एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए इज ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। एक इवेंट है जो फर्स्ट थ्रो पर ऑड आ रहा है, 2 बार उछाला है पासे को। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट? 36। 36 में से फर्स्ट थ्रो पर ऑड आना चाहिए, सेकंड थ्रो की बात ही नहीं है। तो 1 से लेकर 1 6, इसमें देखो फर्स्ट थ्रो पर ऑड है, दूसरे पर कुछ भी हो क्या मतलब? फिर 3 1 से लेकर 3 6 और 5 1 से लेकर 5, ये हो गया फर्स्ट थ्रो में ऑड। बी इवेंट क्या हो जाएगा? बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर आना चाहिए। तो 1 2
1 4 1 6 सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर, सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, ओके ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो मतलब 1 1 1 3 1 5 ऑड नंबर आ गया सेकंड थ्रो पर। वैसे 2 1 2 3 2 5 ऐसे 6 1 6 3 6 5 6 लाइनें बनेगी, हर लाइन में 3 है, 6 3 18। बी में 18 एलिमेंट है, इसमें 6 6 6 इसमें भी 18 है, ओके एन ए तो 18 है। पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंसी चेक करो, तो पहले ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? पहले पर भी ऑड और दूसरे पर भी ऑड, वही तो इंटरसेक्शन होगा। तो 1 1 1 1 के बाद इसी लाइन में कोई 1 3 और 1 5, इसमें भी 1 1 3 1 5, इसमें भी और 3 1 3 3 3 5, दोनों पर ऑड है, पहले पे भी ऑड दूसरे पर भी ऑड। 5 1 और 5 5, टोटल कितने एलिमेंट? ए इंटरसेक्शन बी में 9 एलिमेंट है। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ओके। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए की प्रोबेबिलिटी है जितने एलिमेंट बटा टोटल सैंपल स्पेस। एलिमेंट कितने ए में? 18, सैंपल स्पेस 36। बी में एलिमेंट 18, सैंपल स्पेस 36। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट 9 बटा 36, 18 से 36 इधर आ रहा है 1/4 और इधर सॉल्व करो कितना आ रहा है? 1/4 के बराबर है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है पी ए इंटू पी बी यानी 1/4, और पी ए इंटरसेक्शन बी अलग से निकाल लो, या तो कितने एलिमेंट है? 9 बटा 36, ये भी आ रहा है 1/4। तो दिखा दो कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर है, सीधी सी बात है। पहले पी ए इंटू पी बी निकाल लिया और फिर पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, और दिखा दो कि दोनों इक्वल है। इक्वल है मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।